So hello everyone, how are you all? So welcome to my channel once again, that is the world of geography and social study. Hope you all are doing very well. So today we are going to continue with the same chapter, that is the French Revolution. So as we are doing the causes of the French Revolution, so we are going to continue with the same. Now second or the third causes of the French Revolution or the cause of the French Revolution is the social disparity. Now, what do you mean by social disparity? सोशल डिस्पैरिटी का क्या मीनिंग हो गया? सोशल तो हो गया यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोटेड टू द सोसाइटी. ओके, सोशल डिस्पैरिटी यहाँ पर ये बता रहे हैं सोसाइटी के बारे में. ठीक है, सोसाइटी एट दैट टाइम किस तरीके की थी एंड डिस्पैरिटी यानी कि डिफरेंसेस. ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस थे सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस थे. ओके, so here we come to the in the 17th century the French society was divided into three groups. तो हमारी ये जो फ्रेंच सोसाइटी थी एट दैट टाइम थ्री ग्रुप्स में डिवाइडेड थी बाय द किंग. ओके, और डिवाइड किसने करी थी? किंग के द्वारा डिवाइडेड थी. किंग ने जो है सोसाइटी को जो है थ्री पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ था. ठीक है, इन द 17th century and that is how the society is being divided. तो जो आपकी तीन तरीके से जो डिवाइडेड थी उसमें फर्स्ट जो पीपल थे वो किस कैटेगरी में आते थे? दैट इज द फर्स्ट इज टू बी कॉल्ड एज फर्स्ट एस्टेट. सॉरी, ठीक है, पहला था फर्स्ट स्टेट. अभी इस कैटेगरी में कौन से पीपल्स को रखा गया था अभी हम आगे बताएंगे. उसके बाद सेकंड एस्टेट and the third one is the third estate. Now अब इन तीनों कैटेगरी में किस तरीके के लोगों को रखा गया था? तो वी आर गोइंग टू द अबाउट द फर्स्ट स्टेट में कौन कौन थे? दैट इज इट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी मैन एंड द चर्च फादर हु वर द कस्टोडियंस ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइंस ऑफ मैन. यानी कि जो क्लर्जी मैन होते थे और चर्च मैन होते थे. ठीक है, क्लर्जी मैन एंड चर्च फादर्स. ठीक है, चर्च के जो फादर्स होते थे उनको जो है इस कैटेगरी में, ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी, फर्स्ट कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया था. तो इनको माना जाता था कि रिलीजियस कस्टोडियंस हैं, यानी कि रिलीजन का जो है सारा, कैसे सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो रिलीजन का सारा दारोमदार या सारा ठेका जो था वो चर्च के फादर्स और आपके क्लर्जी मेंस ने ही सारी चीजें सारी देख रेख सब कुछ अपने पास इन्होंने ही रखा हुआ था. ठीक है, एंड they are the most venerated person in the society and they have given the means very much importance in the society. या आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब इन लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है सोसाइटी में दे रखी. ठीक है, या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ठीक है, पर्सन्स. तो ये जो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स कहलाते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोसाइटी के लिए. सोसाइटी को यही जो है सारा कुछ हैंडल करेंगे. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड स्टेट. इट कंसिस्टेड ऑफ अ लैंडलॉर्ड्स, मैन ऑफ नोबल बर्थ एंड एरिस्टोक्रेट्स. तो सेकंड स्टेट में कौन आपके थे? दैट इज द लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स आपको बताइए वो आर द लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी एग्रीकल्चर, बहुत लोग पीजेंट्स और फार्मर उनके लैंड वगैरह में काम करते हैं. दीज आर द लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, एंड मैन ऑफ नोबल बर्थ, मैन ऑफ men of noble birth
एंड द थर्ड इज एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट यानी कि वो भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो पीपल्स अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे उनको जो है रखा गया था सेकेंड स्टेट्स में। ओके एरिस्टोक्रेट पीपल, ओके एरिस्टोक्रेट्स, यस एरिस्टोक्रेट्स पीपल, ठीक है। ओके तो ये थे आपके जो बहुत ज्यादा हाईली मेंस थे, बहुत ज्यादा हाई हाई सोसाइटी वाले टाइप के लोग, क्लर्जी मेंस एंड फादर्स, जो कि फर्स्ट स्टेट्स में थे। सेकंड स्टेट में लैंडलॉर्ड, मैन ऑफ नोबल बर्थ। नोबल बर्थ यानी कि वहीं पर उसी आपकी जगह पर बॉर्न होने वाले लोग, ठीक है, वहीं पर जो पैदा हुए हैं, उसी जमीन पे जो पैदा हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द एरिस्टोक्रेट। ओके थर्ड, it consisted of the vast majority of the common masses which included the landless peasant। थर्ड कैटेगरी में यानी कि थर्ड स्टेट में इन्होंने स्पेशली कॉमन मासेस को रखा था, ठीक है। लार्ज कैटेगरी ऑफ कॉमन मासेस। अब इन कॉमन मासेस में कौन कौन से थे? सारे जो नॉर्मल पीपल्स थे, कॉमन पीपल्स थे, ठीक है। मतलब इन दोनों लोगों को छोड़ने के बाद जितने लोग थे वो सारे इस कैटेगरी में आए थे, जो कॉमन पीपल है वो सारे कॉमन पीपल हैं और वो इस कैटेगरी में आएंगे, थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। एंड दे आर पीजेंट्स, पिटी पीजेंट, ओके, आर्टिजन, मेसोन, क्राफ्टमैन, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन ऑल्सो। तो ये मैं भी इतना सारा यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, यू राइट इट इन योर कॉपी। और एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी ये डिवाइडेशन दिया हुआ है बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा मैं चलो तो एक दो चीजें मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। दैट इज इंक्लूडेड द लैंडलेस पीजेंट, सबसे पहले, ओके, लैंडलेस पीजेंट्स, पिटी पीजेंट जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो गरीब पीजेंट्स, किसान, फार्मर बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। आर्टिजन एंड मेसोन, आर्टिजन्स, मेसोन्स, ठीक है, एंड क्राफ्टमैन एंड मैन्युफैक्चरर्स, craftsmen and manufacturer, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स ईटीसी, राइट इट हियर, ईटीसी। और इसके अलावा एक दो लोग और थे आपके, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन। तो ये था आपका सोसाइटी का, यानी कि सोशल डिस्पैरिटी, यानी जो किंग थे उन्होंने सोसाइटी को भी इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था। तो बहुत ज्यादा जो सोफिस्टिकेटेड पीपल थे, बहुत ज्यादा, देयर इज वन मोर वर्ड इसके लिए यूज होता है, अभी मुझे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के जो लोग, एक पर्टिकुलर वर्ड है, याद आएगा फिर मैं बताऊंगी आपको, एक बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी, हाई क्लास वाले लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई क्लास वाले जो लोग थे वो बेसिकली इस कैटेगरी में आएंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेट। उसके बाद जो थोड़े से कम है वो सेकंड कैटेगरी में, लैंडलॉर्ड्स, मैन ऑफ अ नोबल बर्थ, जो वहीं के पैदा हुए हैं उसी जमीन के, एरिस्टोक्रेट, एंड द थर्ड इज, थर्ड स्टेट में आपके कॉमन मासेस, लैंडलॉर्ड्स, आर्टिजन, मेसोन, क्राफ्टमैन, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ओके तो ये था आपका सोसाइटी का डिवाइडेशन। अब क्या होता था, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट हैड शेयर ऑफ 2%, द रिमेनिंग 90% ऑफ द पीपल बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। तो यानी कि ये जो दो स्टेट्स थे आपके, इसमें ज्यादातर कितने परसेंट लोग आते थे? 2% लोग, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ वैसे पहले से, इसमें आगे अब हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन दो कैटेगरीज को वहां के जो किंग्स थे, यानी किंग्स लुइस 14 और 15 एंड 16, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को जो है टैक्स वगैरह देने के लिए एग्जेम्प्टेड कर रखा था। एग्जेम्प्टेड यानी कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे, दीज पीपल नो नीड टू गिव द टैक्स, ये टैक्स नहीं देंगे। इनसे सेकंड से शायद थोड़ा बहुत कलेक्ट किया जाता था, आई थिंक सो, अभी मुझे याद नहीं है, बताऊंगी मैं अभी आगे। थर्ड स्टेट विल हैव टू गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो थर्ड स्टेट थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है इन्हीं लोगों से लिया जाता था।
मैक्सिमम टैक्स थर्ड स्टेट से लिया जाता था, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन थी ये थी करीब आपकी 90%, यानी कि थर्ड स्टेट में जो लोगों को रखा गया था वो 90% पॉपुलेशन उस समय फ्रांस में इन्हीं लोगों की थी। और 2% पॉपुलेशन आपकी क्लर्जीमैन, चर्च फादर्स एंड लैंडलॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेट्स फैमिली। एरिस्टोक्रेट्स यानी कि होती है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिच लोग जो होते हैं, उसी को बोला जाता है आपके एरिस्टोक्रेट। बहुत ज्यादा रिच मतलब इनसे कम ऐसे समझ लीजिए तो, और इनसे ज्यादा। ओके, सो although the upper two classes made up of only a small fraction of the total population, yet they were the people who control the political and economic system of the nation. ये जो अपर क्लास, फर्स्ट टू जो अपर क्लास थी, इसी के बारे में बोल रहे हैं। फर्स्ट टू अपर क्लास जो थी बहुत कम परसेंट में थी, 2% में थी, लेकिन ज्यादातर इन्हीं लोगों ने उस समय कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक सारी चीजें इनके ही हाथों में थी, सब चीजें यही हैंडल कर रहे थे, ठीक है। एंड दे एंजॉय सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ओके, दे एंजॉय ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेज, सारे राइट्स एंड प्रिविलेज इन्हीं को ही मिल रहे थे। दे the entire machinery of the government was designed to protect their interest and privilege। और जितना भी गवर्नमेंट जो डिजाइन करी गई थी वो सारी गवर्नमेंट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो रूल्स एंड रेगुलेशन इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, ठीक है। कि इन कैटेगरी के बारे में, इनके प्रिविलेजेस के बारे में और इनके राइट्स के बारे में सोच के गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सेटअप करी जाती थी एट दैट टाइम इन फ्रांस, ठीक है। स्पेशली इनके बारे में ही वो सोचते थे, ठीक है। द अपर टू क्लासेस ओन्ड 2/5 ऑफ द टोटल लैंड। तो अपर टू क्लासेस इनके पास करीब 2/5 टोटल लैंड होता था। इन दोनों कैटेगरीज के पास 2/5 टोटल लैंड रहता था। एंड the noble and the upper clergy occupied all important position in the king's court। जो क्लर्जीमैन थे, अपर टू कास्ट थी, अपर टू ये कैटेगरीज थी, इन्हीं कैटेगरीज को गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिशियल पोस्ट्स होती हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के अंदर, तो वो इन्हीं दोनों को ही दी जाती थी। कॉमन मासेस को बिल्कुल ये लोग इंक्लूड नहीं करते थे। द नोबल इन द पोजिशन इन द किंग्स कोर्ट एंड ड्रू हेवी सैलरीज एंड पेंशन। और इन्हीं दोनों कैटेगरी के लोगों को हैवी सैलरी, हैवी पेंशन्स, ये सारी चीजें इनको दी जाती थी, इनको नहीं दी जाती थी। इनको हर चीज से एग्जम्प्टेड किया हुआ था, हर चीज से एक तरीके मतलब कहना चाहिए कि हर चीज से इनको दूर रखा गया था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस एंड मैनी मोर थिंग्स, उनको कोई पोजीशन नहीं देना, बहुत सारी चीजों से इनको अलग रखा गया था, ठीक है। The people belonging to the third state did not enjoy any political right। इन लोगों को कोई भी political right enjoy करने को नहीं मिलता था। They can't give the voting also। ये वोट भी नहीं कर सकते थे। जो वोटिंग होती थी वो भी यही दो स्टेट्स के, यही दो कैटेगरी के पीपल्स करते थे, और वो थे 2%। और इन लोगों की अगर वोटिंग होती थी तो इन लोगों में से भी कैटेगरीज बना दी थी कि जिनकी अपनी जमीन है वो करेंगे। वुमेन्स को राइट नहीं था वोटिंग करने का, सिर्फ मेंस मेंस वोट कर सकते हैं, वो भी वो आदमी लोग जिनकी अपनी खुद की जमीन है, जो अपनी जमीन के मालिक हैं, सिर्फ वो वोट कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें भी है और बाकी रशियन रेवोल्यूशन वगैरह में भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है। सो दे वर इवन डिनाइड द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। इनकी लाइफ की भी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। कब इनको राजा कहाँ से उठा के कहाँ कर दे, मार दे, कोई इनके अगेंस्ट, राजा के किंग के अगेंस्ट अगर कोई बोलता था, चर्च फादर के अगेंस्ट कोई बोलता था, क्लर्जी मैन, इन लोगों के सेकंड स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई बोलता था तो ये लोग मार भी देते थे, ठीक है। सो द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज सो वाइड एंड हैंडफुल ऑफ द नोबल्स एंड द क्लर्जीज गॉट ऑल द मनी व्हाइल द पुअर मासेस डिड ऑल द वर्क। तो ये जो गरीब और रिच के बीच में जो गल्फ थी, गल्फ यानी जो खाई थी, वो दिन ब दिन धीरे 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 फ्रांस में बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई सो वाइड कि द नोबल एंड द क्लर्जी गॉट ऑल द मनी। सारा पैसा नोबल और क्लर्जीज के पास जाता था। ये है ना मैन ऑफ द नोबल वन, तो नोबल, अरिस्टोक्रेट्स, लैंडलॉर्ड्स, इनके पास ही सारा पैसा जाता था। वाइल
सारा काम जो है वो थर्ड स्टेट के लोग ही करते थे। जितना भी काम होता था वो थर्ड स्टेट्स के लोग करते थे। कॉमन मासेस सारा काम करता था और पैसा कमाते थे अपर क्लास के लोग, जैसे कि हमारे इंडिया में होता था। यू रिमेम्बर ना, आर्यंस इन सोसाइटी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो काम करते थे आपके कौन, वैश्य और शूद्र, और सारा दारोमदार, सारा ठेकेदारी, सारा पैसा कौन लेता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय को भी उन्होंने कई चीजों से एग्जेम्प्टेड किया हुआ था कि क्षत्रिय जो है सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करेंगे, सब कुछ वेदास नहीं पढ़ेंगे। वुमेन्स को राइट नहीं था इंडिया में वेदास वगैरह पढ़ने का, वो सब सारे राइट ब्राह्मण्स को दे रखे थे। एजुकेशन भी नहीं ले सकते, शूद्र और क्लास के जो लोग हैं वो एजुकेशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो वही सेम चीज जो हमारे हिंदुस्तान में था वही ऑल ओवर, ये फ्रांस में ही नहीं था, ये ऑल ओवर यूरोप में ही यही चीज हो रही थी। इसीलिए अभी आप 10th में जब आप पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे उसमें फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, नेशनलिज्म का क्या मतलब है, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, उनके अंदर देशभक्ति कैसे आई, राष्ट्र उनका होना चाहिए, ये फीलिंग कैसे आई, यहीं से आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये रेवोल्यूशन रशिया में गया, जर्मनी में गया, स्पेन में गया, जितनी मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और भी जितनी आपकी कंट्रीज है, बुडापेस्ट, ये वो फलान, ठीक है, जितनी भी है, तो उन सारी कंट्रीज में धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इंडिया से, क्योंकि इंडिया में भी वही सारी चीजें हो रही थी, क्रांतिकारी, ठीक है। क्या कहते हैं ना वो, फाइट फॉर आवर राइट्स, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं मुझे वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा है, राइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए, ठीक है, फ्रीडम के लिए लड़ाई, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशर्स ने वहां कैप्चर किया हुआ था, तो यहाँ पर भी फ्रांस में जो राजा थे वो अपनी चलाते थे। कुछ ब्रिटिशर्स जो थे, यूके वाले जो थे, उन्होंने अमेरिका पे कब्जा किया हुआ था, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड के लोगों ने, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी हो रही थी, यहाँ पर भी अपर सोसाइटी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, जो कि इंडिया में आपकी चल रही थी। तो मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड समथिंग समथिंग स्टोरी जो है अबाउट द सोसाइटी को लेके, इंडिया की फ्रीडम को लेके, इंडिपेंडेंस को लेकर, मैक्सिमम सभी कंट्रीज की जो हिस्ट्री है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, नहीं तो सभी कंट्री की सोसाइटी को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने राइट्स को लेकर लड़ना, लोगों का अपने राइट्स को लेकर लड़ना, लोगों का लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लेकर लड़ाई करना, ये कहीं ना कहीं हद तक हर देश में सेम सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। और सोसाइटी के लिए लड़ाई लड़ना, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में लोगों को पता होना, नेशनलिज्म के बारे में पता होना, राष्ट्रवाद क्या है, तो लगभग सभी कंट्रीज में सेम तरीके की सिचुएशन थी। सोसाइटी में अपर क्लास लोअर क्लास को परेशान करना लगभग सब जगह एक जैसा ही था ये, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया नाउ द थर्ड रीजन। नाउ कम टू द फोर्थ रीजन, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। अब इसी के चलते क्या हुआ, जब ये सारी चीजें होने लग गई, अब इन्होंने क्या किया, जितने सारे बाकी बचे हुए जितने लोग थे उनको सबको कॉमन मासेस में डाल दिया। अब इन्हीं कॉमन मासेस, अब ये दोनों लोग तो अलग हो गए, ठीक है, ये दोनों तो अपर क्लास हो गए थे, ये दोनों बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है, अलग हो गए, और ये बिल्कुल अलग हो गया। अब इसी में से ही, थर्ड स्टेट्स में से ही मिडिल क्लास, एक फैमिली, मिडिल क्लास पीपल्स जो थे, इसी में से निकल के बाहर आने लगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रीजन, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। I think so. This all of you have clear about it, that social disparity. सोशल डिस्पैरिटी क्या है, सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था सोसाइटी को। फर्स्ट स्टेट में आपका चर्चमैन एंड क्लर्जीज, सेकंड स्टेट में आपका एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स, ठीक है, एंड लैंडलॉर्ड्स, और थर्ड में बाकी सारे कॉमन मासेस, आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, और क्या था, ये सारी चीज, मेसॉन, ये सारे लोग, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपेंड नाउ। नाउ कम टू द नेक्स्ट रीजन।
rise of the middle class. The rise of middle class, the spread of industrial revolution led to the emergence of the middle class. Middle class किस रीजन से निकल के बाहर आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब कैसे स्टार्ट हुआ ये छोटा सा बता रही हूँ मैं आपको, बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आप 10th में या आगे थोड़ा बहुत है तो वो आप बाद में पढ़ना। जो थर्ड स्टेट था, अभी मैंने लास्ट में एक पॉइंट बोला था ना कि थर्ड स्टेट सारा काम करता रहता था और सारा मनी जो था वो किसके हाथ में जा रहा था? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के हाथ में, सारा पैसा उनके पास जा रहा था। ठीक है, तो जो वो थर्ड स्टेट था वो जो काम करता रहता था, क्यों काम कहाँ कर रहा है? वो इंडस्ट्रीज में कर रहा है, फैक्ट्रीज में कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, कुछ बिजनेसमैन को भी इसी में ही डाला हुआ था इन लोगों ने। ठीक है, बिजनेस कर रहा है, डिफरेंट तरीके का वर्क कर रहा है। तो अब ये जो वर्क है, वर्क वाले जो पीपल हैं, ये धीरे धीरे क्या होने लगे? ये धीरे धीरे इन्हीं में से ही मतलब फिर से डिवाइडेशन होने लगा कि मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, मतलब लोग और ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा काम करें तो हम अपने लिए भी अर्निंग करें, पैसा तो हमें ऊपर देना पड़ता है, मतलब ऊपर के जो दो कैटेगरीज हैं उनके पास सारा पैसा जा रहा है, हमें और वर्क करना है। तो इंडस्ट्रीज और ज्यादा ओपन होने लगी, लोग और काम करने लगे, और इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, और काम करने लग गए। यहाँ हियर कम्स टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही एक और न्यू क्लास बन के आई, दैट इज मिडिल क्लास। आफ्टर द industrial revolution. Okay, after the industrial revolution, so it was class of businessman, trader, banker, manufacturer and scholar. और ये किसकी क्लास थी? यानी कि इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते थे? मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स। ठीक है, whatever here it is here, merchants, businessman, bankers, traders and scholars. कौन कौन आ रहे हैं इस कैटेगरी में आपके? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, etc. ये सारे लोग आ रहे थे। अभी आप और ध्यान से सुनना, कॉमन पीपल को उन्होंने पूरे कॉमन मासेस को, कॉमन मासेस में आपके ये वाले भी इंक्लूडेड थे, मर्चेंट, ट्रेडर, बिजनेसमैन, बैंकर्स, ये भी इंक्लूडेड थे। और जो कॉमन पीपल, वो कॉमन पीपल जो गरीब है, पुअर है, वो भी उसी थर्ड कैटेगरी में था। समझ आ रही मेरी बात? वो भी उसी थर्ड कैटेगरी में था और ये इन लोगों को भी उसी थर्ड कैटेगरी में किंग्स ने डाला हुआ था, गवर्नमेंट ने डाला हुआ था। ठीक है ना, गॉट इट? तो होता क्या है, हुआ क्या, अब ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कौन है आपके बिजनेसमैन, ये लोग जो हैं, ये लोग तो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे ना, ये तो उनकी अर्निंग तो अच्छी होगी ना। उन लोगों के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल पुअर हैं, जो एक्चुअली थर्ड स्टेट में आने चाहिए, बिल्कुल पुअर पीपल थर्ड स्टेट में जो आने चाहिए, अगर हम उनकी तरफ से अगर हम सोचें कि भाई फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड स्टेट में इन्होंने सबको शामिल कर दिया, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनको भी शामिल कर दिया और इन लोगों को भी शामिल कर दिया। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो ये लोग तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर ये लोग तो खूब अपना इंडस्ट्रीज में खूब अपना वर्क कर रहे हैं, ट्रेडर कर रहे हैं, सामान इंडस्ट्रीज में दे रहे हैं, ले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खूब हो रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी का मालिक है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है चीजों को, ट्रेडर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, बैंकर भाई बैंक में नोट वोट आ रहे हैं उसका सारा कलेक्शन कर रहा है, उसकी सैलरी अच्छी है, मर्चेंट्स वो भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लोग तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, ये लोग तो अच्छी कैटेगरी में आ गए ना। ये लोग वो थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कैटेगरी में नहीं डाल सकते इनको कि एकदम पुअर है। अब क्या हुआ कि जो एकदम पुअर थे, जो एकदम टोटली जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा काम करके ठेला चला रहे हैं या छोटी सी शॉप खोली है चाय की, इसकी कहीं किसी बेकरी में शॉप कर रहे हैं, उस टाइम पे बेकरीज वगैरह ज्यादा
फ्रांस में वगैरह होती थी, आज भी है, लेकिन आज थोड़ा मॉडर्नाइज्ड हो गया है, मॉडर्नाइज्ड बेकरी है, ठीक है। उस जमाने में अगर आप इस 17th सेंचुरी का पीरियड अगर आप निकालो और एट दैट टाइम अगर आप गूगल पे फाइंड आउट करोगे कि उस टाइम पे पीपल्स, जो कॉमन पीपल था या पुअर पीपल था, कैसा काम करता था, तो वो गूगल पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये छोटा मोटा काम करते थे, तो वो अलग एक कैटेगरी हो गई ना उनकी, वो पुअर पीपल है। उनको आप थर्ड या फोर्थ कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में तो आप नहीं डाल सकते, फोर्थ फिफ्थ में कहीं आएंगे। पुअर पीपल, बिल्कुल पुअर पीपल, बहुत गरीब लोग, बहुत कम छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाने वाले लोग। लेकिन ये जो है मर्चेंट, ट्रेडर, बैंकर, मैन्युफैक्चरर, ये तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बैंक में नोट गिन रहे हैं, बैंक में बैठ के। जो मैन्युफैक्चरर है वो तो इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरर है ना, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये मिडिल क्लास फैमिली में आएंगे। ये जो पीपल है, इस टाइप के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास में आने लगता है, ठीक है। इसलिए लिखा है यहाँ पे द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। ये अलग हो गए इन पुअर पीपल से, जो कॉमन मासेस था, जो बहुत छोटा छोटा काम करता था, ज्यादा वो काम, बहुत बड़े काम नहीं है उनके पास, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लोग उनसे अलग हो गए। तो अलग होने वाली बात ही है कि भैया वो और इनका मेल नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। सो द मिडिल क्लास पीपल बिकेम लीडर ऑफ रेवोल्यूशन, और ये मिडिल क्लास जो थे ये ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के लीडर्स बने आगे चल के, ठीक है। आगे चल के जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ इन रीजंस की वजह से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सारा जो कह सकते हो आप दारोमदार जो है वो मिडिल क्लास ने ही अपने ऊपर रखा, ठीक है ना। इन्होंने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे तक बढ़ाते लेके चले गए, ठीक है। They came forward with the slogan of liberty, equality and fraternity. तो यही वो पीपल थे जो एक स्लोगन के साथ आए आगे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी है ना, हाँ फ्रेटर्निटी, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वल, लिबर्टी, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों के ये तीन स्लोगन जो है लेकर ये लोग जो है सामने आए, ओके, कि हाँ भाई ये जो है हमें ये सारे राइट्स जो है हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, किसी भी कीमत पे ये सारे हमें राइट्स जो है चाहिए। ओके, सो दे वर नाउ गेट रीड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ओके, तो फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको बताया था, फ्यूडल सिस्टम जहां पर लैंडलॉर्ड को सारा राइट दिया जाता है कि लैंडलॉर्ड ही जो है आपका पीजेंट्स को रखना, लैंड पूरा उसके कंट्रोल में रहेगा, और पीजेंट्स जो है वर्क करेंगे, वो फार्मर्स को रखेगा वर्किंग के लिए। ओके, सो दे वांट द गेट रीड ऑफ दिस फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम से वो पार पाना चाहते थे, यानी कि इसको खत्म करना चाहते थे फ्यूडल सिस्टम को। नाउ दे रियलाइज दैट एज लॉन्ग एज फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल्स, जब तक फ्यूडल सिस्टम रहेगा तब तक जो है फ्रेंच सोसाइटी हैड नो चांस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तब तक हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी है, यानी कि हमारी जो कंट्री है, हमारे जो कॉमन पीपल्स है, या जो मिडिल क्लास ये जो अब बन के आए, इनको आगे जाने का चांस जो है कभी नहीं मिलेगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे फॉरवर्ड ऑन द रोड टू प्रोस्पेरिटी एंड प्लेंटी। और अगर आगे जाने का हम लिबर्टी और फ्रेटर्निटी वगैरह का इसका स्लोगन लेके हम आगे चलेंगे भी, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई इससे कुछ भी नहीं हमें मिलने वाला। एज द फ्यूडल बैरियर, जो फ्यूडल सिस्टम था वो बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्ट था आपका, किसके लिए ऑब्स्ट्रक्ट था? फ्रेंच सोसाइटी के लिए, ठीक है। बिकॉज इन जो मिडिल क्लास फैमिली, जो मिडिल क्लास पीपल्स थे, उनको ये पता लग गया था कि जब तक फ्यूडल सिस्टम रहेगा तब तक जो है हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट, सीरियस ऑब्स्ट्रक्ट्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। और इंडस्ट्री के लिए भी फ्यूडल सिस्टम जो था बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्ट था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़। ये जो मिडिल क्लास है इसको ये पता था कि अगर फ्रेंच सोसाइटी को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ये फ्यूडल सिस्टम को जो है हमें टोटली खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो एज द फ्यूडल बैरियर वर द सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। सो
जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था उसके लिए फ्यूडल सिस्टम भी जो है ये बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्ट था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर फ्यूडल सिस्टम खत्म नहीं होगा तो ये मिडिल क्लास सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़ेगी। फ्रांस की जो सोसाइटी है, जो कॉमन पीपल्स हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं मिलेगी हमें, नेशनलिज्म नहीं मिलेगा। फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है, वो इसी तरह से जो किंग्स वगैरह है वो सोसाइटी को इसी तरीके से लोगों को, कॉमन मासेस को परेशान करते चलेंगे, एक्सप्लॉइट करते चलेंगे। Okay, so I hope you understand till now the causes of the French Revolution. So continue to causes is also left, so that will take in next video, that is the struggle to survive, जीने की struggle, I don't know the Hindi of a struggle, जीने की कोशिश करना, जीने के लिए लड़ना। ओके, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसोफर एंड द राइटर्स। और फिलोसोफर राइटर्स ने क्या क्या लिखा एट दैट टाइम, सोसाइटी के बारे में क्या क्या लिखा, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। अभी आगे चैप्टर तो खैर अभी आगे और है। ओके, सो ये हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस video and you understand the chapter and the causes of the French Revolution. So if you like, so please share, subscribe and like my channel.